जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अनस्टॉपेबल माइंड में। दोस्तों, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि जो थ्री टाइप्स हैं टेंसेस के, उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से उनमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि टेंस थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इतना तो सभी लोग जानते हैं और मैं आपको एक एक चीज क्लियर भी करके चलूंगा कि जो हम प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, यानी कि अब इस समय जो हम जी रहे हैं वो प्रेजेंट में जी रहे हैं। जो इस समय टाइम चल रहा है वो प्रेजेंट में चल रहा है। पास्ट वो टाइम जो आपका बीत चुका है, यानी कि जो टाइम अब दोबारा नहीं आने का, वो पास्ट। और फ्यूचर वो टाइम जो आने वाला है, वो फ्यूचर टेंसेस में आएगा। तो हम इनमें सभी में किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, इनके सेंटेंसेस में किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन अभी नहीं सिखा रहा हूँ, ट्रांसलेशन आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा, पर अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं या इंग्लिश में हम जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम ये भी नहीं पहचान पाते कि ये टेंस किस सेंटेंस से रिलेट कर रहा है, ये सेंटेंस किस टेंस से रिलेट कर रहा है, ये पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। और यदि ये हम ये भी बता दें कि चलो ये पास्ट का है या प्रेजेंट का है, तो हम ये नहीं बता पाते कि ये इनमें इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हम इनमें डिफरेंट क्रिएट नहीं कर पाते। आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं हिंदी के वाक्य पढ़ के या इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ के, कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से रिलेट करता है और किस सेंटेंस से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे सेंटेंसेस 12 काइंड होते हैं, उनके 12 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। पर ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है कि 12 ही प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस अनेकों प्रकार के होते हैं, बहुत सारे काइंड हैं सेंटेंसेस के। लेकिन जो हम पढ़ते हैं, जो हम ज्यादातर हमारे यूज में आते हैं, वो ये केवल 12 काइंड्स आते हैं। तो हम इन 12 काइंड्स की आइडेंटिफाई देखेंगे, उनमें डिफरेंस क्रिएट कैसे किया जाए, हिंदी वाले वाक्यों में भी और इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में भी वो देखेंगे। किसके साथ किस तरीके की वर्ब यूज होनी है, हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। और वर्ब से ही किस तरीके से सेंटेंस को मैं पहचान सकता हूं, उसकी आइडेंटिफाई कर सकता हूं, वो चीज देखेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे टेंसेस थ्री टाइप के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 टाइप, ये इन तीनों के ही 4 टाइप हैं। यानी कि मैं अगर देखूं तो मैं ये भी कह सकता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इस तरीके से टोटल 12 है। मगर आप ये समझ गए कि 3 टेंस और 3 टेंसों को यदि मैं सेंटेंसेस देखूं तो 12 टाइप्स के होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं। ये चार जो हैं, 4 टाइप्स जो हैं टेंसेस के, ये हर किसी के साथ हैं, इन तीनों टेंसेस के साथ ही हैं। तो मैं यदि केवल बात इंडेफिनिट की करूं, केवल इंडेफिनिट की, कि मैं किसी भी इंडेफिनिट को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, उसको किस तरीके से पहचान सकता हूं, केवल इंडेफिनिट की बात, तो देखो, इंडेफिनिट सेंटेंसेस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इसमें आपको हैबिचुअल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट की हैबिचुअल एक्टिविटी, आदत आपको इन सेंटेंसेस में देखने को मिलेगी। देखो, बचपन में आपने खूब पढ़ा है, और यदि आप इस वीडियो को बचपन में ही देख रहे हो, आप 4th 3rd क्लास के ही बच्चे हो, तो आपके लिए तो ये जानना जरूरी है, काफी है कि ता है, ती है, ते है, ता था, ती थी, ते थे, गा, गी, गे, या पास्ट का कोई इंसिडेंस, इस तरीके से आप इनकी आइडेंटिफाई जनरेट कर सकते हो। बट अभी आप बड़े हो गए हो, ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकी आइडेंटिफाई जनरेट करेंगे कि हैबिचुअल एक्टिविटी जहां आप देखते हो, यानी कि वो काम रोज हो रहा हो, वो इंडेफिनिट में आता है। लेकिन हर बारी क्या ऐसा है? नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बात बिल्कुल सच मानी जा सकती है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट का कोई भी इंसिडेंस जो चाहे एक बार हुआ हो, लेकिन यदि कोई इंसिडेंट ऐसा है कि वो पास्ट में
हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में गिना जाएगा। ठीक है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में काउंट करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं राम 1998 में दिल्ली गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वो चाहे एक बार ही दिल्ली गया हो, अब उसकी हैबिचुअल तो नहीं थी, लेकिन यदि कोई हम एक इस तरीके का स्टेटमेंट भी पास कर देते हैं जो इंडेफिनिट को बताता है, तो वहां हम पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो, अब पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट में किस तरीके से हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, ये सारे शब्द एंड में आते हैं, ये बच्चों वाली बात है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैबिचुअल एक्टिविटी, स्टेटमेंट, ठीक है, या कोई इंसिडेंस या डेली एक्टिविटी ऐसी आती है। जैसे कि मैं खाना खाता हूं, अब इसके पीछे ताहे आ रहा है, ताहू आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक आइडेंटिफाई तो ये होगी। लेकिन मेन चीज इज मैं खाना खाता हूं, ये मेरी डेली एक्टिविटी है, हैबिचुअल एक्टिविटी है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक दिन खाना खाया अब मैं खाना खाऊंगा ही नहीं, ये मेरा डेली का काम है, डेली रूटीन है ये मेरा खाना खाना, तो इसलिए ये इंडेफिनिट में गिना जाएगा। ठीक है, अब मैं यदि दूसरा सेंटेंस आपके सामने बोलूं, वह धूम्रपान नहीं करता है। अब करता है यानी कि प्रेजेंट की बात है, ये तो आपको पता पड़ गया, लेकिन प्रेजेंट में किसकी बात है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, क्योंकि वो धूम्रपान नहीं करता है, इसका मतलब उसकी हैबिचुअल एक्टिविटी इसमें आइडेंटिफाई होती है कि वो धूम्रपान नहीं करता है। ये उसकी हैबिचुअल एक्टिविटी है कि उसकी हैबिट में ये बात है ही नहीं, डेली एक्टिविटी में ये बात है ही नहीं। तो जो डेली एक्टिविटी में ऐसा लग रहा हो कि वो बात है या नहीं है, डेली नहीं करता है या करता है, ऐसे चीजें इंडेफिनिट में आप ला सकते हो। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव रूप हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इंटरोगेटिव भी होते हैं। क्या सीता एक गाना गाती है, तो क्या सीता एक गाना गाती है, इसमें भी ती है पीछे आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, क्योंकि इसमें क्या सीता एक गाना गाती है, तो उसकी हैबिचुअल एक्टिविटी हो सकती है गाना गाना। ठीक है, डेली एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट भी है। तो आप समझ पा रहे हैं, अब आप डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। अब मैं कोई पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूं, हिंदी का वाक्य, जैसे कि मैंने अपने मित्र की सहायता की, तो ये एक स्टेटमेंट है कि मैंने अपने एक मित्र की सहायता की। ये मेरी एक्टिविटी भी हो सकती है, मेरी हैबिट में भी हो सकता है कि मैं अपनी फ्रेंड्स की सहायता करता हूं। ठीक है, ये मेरी आदत भी हो सकती है, और ये मैंने एक ऐसा इंसिडेंस आपके सामने रखा है, एक ऐसा स्टेटमेंट आपके सामने रखा है जो पास्ट में घटित हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट को भी आइडेंटिफाई करेंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट तो बहुत ईजी है, इसमें गा, गी, गे इससे शब्द पीछे आते हैं, पर हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है कि इसमें भी आप हैबिचुअल एक्टिविटी हो सकती है। जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, तो इसमें खाऊंगा आ रहा है, पहली बात तो गा आ रहा है, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है। फिर मैं खाना खाऊंगा, क्या एक दिन खा के छोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं है, मैं खाना खाऊंगा और डेली खाता रहूंगा। ठीक है, ये मेरी डेली की एक्टिविटी है, ये मेरा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मैं हैबिचुअल एक्टिविटी में आता है। चलो, ये तो बात होगी इंडेफिनिट की। अब मैं चलता हूं कंटिन्यूअस की तरफ को। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है किसी कार्य का, किसी भी वर्क का जारी रहना। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कंटिन्यूटी वर्क रहना, कंटिन्यूटी में रहना कोई भी वर्क। तो जिस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये तो जो काम है वो कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस पर है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस पर है, कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूअस चल रहा है, ऐसे सेंटेंसेस कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं और उन्हें हम कंटिन्यूअस में ही आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। जैसे कि राम खाना खा रहा है, तो खाना खा रहा है, यदि मैं बच्चों वाली आपको आइडेंटिफाई बताऊं तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएगा। लेकिन जहां भी आपको ऐसा लगे कि कार्य जारी है, काम चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो सेंटेंसेस कंटिन्यूअस के होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, राम खाना खा रहा है, तो राम खाना खा रहा है, इस सेंटेंस में काम चल रहा है खाना खाने का। तो जब भी काम चलता है तो वो सेंटेंसेस कंटिन्यूअस के होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी को बोल दूं राम खाना खा रहा था, तो खा रहा था पास्ट में कंटिन्यूअस था, पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंस होगा जो कंटिन्यूअस था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को बोल दूं राम खाना खा रहा होगा, खा रहा होगा, तो इस सेंटेंस में फ्यूचर में राम कंटिन्यूअस वर्क कर रहा होगा, तो इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो गया। चलो, ये कंटिन्यूअस की बात होगी। अब मैं चलता हूं परफेक्ट में। यदि परफेक्ट की बात करूं तो परफेक्ट में ऐसा काम आता है जो अभी अभी समाप्त हुआ हो, अभी अभी समाप्त, चाहे वो प्रेजेंट में हुआ हो, चाहे वो पास्ट में, चाहे वो अभी अभी समाप्त फ्यूचर में हो जाएगा, रिसेंटली ओवर।
वर्क। तो ऐसे कार्य जो बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुए वो परफेक्ट में आते हैं। अब दूसरी आइडेंटिफाई इसकी ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट में लिया है, चुका है, चुकी है, लिए हैं, ऐसे शब्द आएंगे। पास्ट परफेक्ट में लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे शब्द आएंगे। और फ्यूचर परफेक्ट में लिया होगा, चुके होंगे, चुकी थे, सॉरी चुके होंगे, ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, लेकिन जब आपको काम ऐसा लगे पढ़ने के बाद कि वर्क जो है अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी अभी रिसेंटली, तो वहां परफेक्ट का सेंटेंसेस होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पिताजी के आने से पहले राम स्कूल चला गया। तो राम स्कूल चला गया पिताजी के आने से पहले, काम समाप्त हो गया। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। ठीक है, यदि मैं इसी सेंटेंस को बोल दूं पिताजी के आने से पहले राम स्कूल चला गया है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का भी हो सकता है। ठीक है, इसे अब आप समझ पा रहे होंगे, अब आप इसको क्रिएट कर पा रहे होंगे। अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने बोलता हूं, मोहन दिल्ली चला गया है। मोहन दिल्ली चला गया है, काम समाप्त हो गया है, अभी अभी ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी गया है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। नीतू स्कूल नहीं गई है, तो ये नेगेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। अगर मैं इसको बोलता नीतू स्कूल गई है, काम समाप्त हो चुका होता, तो अब इसमें नहीं शब्द आ गया है, तो यानी कि ये नेगेटिव में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आप समझ में आ रहा है। अब मैं यदि पास्ट परफेक्ट का आपको एक सेंटेंस बोलूं तो, मैंने उसे बताया कि मैं खाना खा चुका था। अब मैं खाना खा चुका था आपको शब्द बता रहा है कि ये पास्ट में, और चुका था बता रहा है काम समाप्त हो गया था, इसलिए पास्ट परफेक्ट। यदि मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट का एक सेंटेंस बोलूं तो, वर्षा होने से पहले मैं अपने स्कूल पहुंच चुका हूंगा। तो मैं अपने स्कूल पहुंच चुका हूंगा, इसका मतलब कार्य समाप्त हो जाएगा। वर्षा होने से पहले कार्य समाप्त हो जाएगा, वर्षा मेरे स्कूल जाने के बाद होगी, तो मैं पहले स्कूल पहुंच चुका हूंगा, काम समाप्त हो जाएगा। अब पहुंच चुका हूंगा, हूंगा आ रहा है, ये फ्यूचर को डिफाइन कर रहा है, और चुका हूंगा काम समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब आपको परफेक्ट में भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं चलता हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि कार्य जो होता है, वर्क जो होता है, वो किसी निश्चित या अनिश्चित समय से जारी रहता आ रहा है। यानी कि कुछ समय उसको हो गया है और उस समय से अब तक वो काम चल ही रहा है। जैसे कि राम स्कूल 2 बजे से पढ़ रहा है, तो राम स्कूल 2 बजे से पढ़ रहा है, तो 2 बजे से ये काम चलता आ रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। यदि मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलूं कि सीता 1 घंटे से खाना पका रही होगी, तो पका रही होगी ये फ्यूचर का सेंटेंस है। अब 1 घंटे से काम लगातार चल रहा होगा, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में समय दिया होगा। अब आपको समझ में आया, परफेक्ट सेंटेंस में क्या दिया होगा? समय दिया होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में। अब जैसे कि क्या सीता सुबह से गाना गा रही होगी, तो क्या सीता सुबह से गाना गा रही होगी, तो ये जो सेंटेंस है ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। अगर मैं इस सेंटेंस, अगला सेंटेंस बोलूं, क्या मैं 2 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा था, तो 2 हफ्ते से समय भी दिया हुआ है, स्कूल नहीं जा रहा था, तो कार्य समय से नहीं चलता आ रहा था, और था सेंटेंस के अंदर आ रहा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। अब आपको शायद हिंदी के वाक्य की पहचान आने लगी होगी, किस तरीके से मैं इनको पहचान कर सकता हूं। अब मैं चलो इंग्लिश के वाक्य की आपको पहचान बताता हूं थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हम जब सेंटेंसेस देखते हैं तो सेंटेंसेस में हम असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखो, कोई भी हम ऐसी अपनी राय व्यक्त कर रहे हो, अब मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो एक्सप्रेसिंग अवर ओपिनियन क्लियरली, यानी कि हम अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे हो, आपको बता रहे हो, उसको हम किसी के सामने स्टेटमेंट की तौर पर रख रहे हो। अब चाहे मेरे जो ओपिनियन है वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, यानी कि मैं या तो हाँ में बोल रहा हूं या ना में बोल रहा हूं, ठीक है, तो वो सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस होते हैं। मैंने अब तक जितने भी सेंटेंसेस कराए उसमें कुछ असर्टिव थे और कुछ इंटरोगेटिव थे। तो जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें 2 तरह के सेंटेंसेस आते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। वो सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें केवल हाँ में जवाब दिया जाता है, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, राम क्रिकेट खेलता है, श्याम जा चुका है। ऐसे सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस है। अगर मैं असर्टिव है और असर्टिव में अफर्मेटिव है। और यदि मैं नेगेटिव की बात करूं तो
राम क्रिकेट नहीं खेलता है, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, ठीक है, वह नहीं जा चुका है, ये नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं वर्ड आ रहा है, तो ये असर्टिव में नेगेटिव सेंटेंस है। अब आपको समझ में आया। इससे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस भी समझ लीजिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, एक सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। तो जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होते हैं वो सेंटेंसेस जिनमें हम क्वेश्चन करते हैं। देखो इंटरोगेटिव में हमें आस्क करने होते हैं क्वेश्चंस, यानी कि जो सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये सेंटेंस हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव वो इंटरोगेटिव होते हैं जिनमें क्वेश्चंस के जवाब केवल हां या ना में दिए जाते हैं, या क्वेश्चन जो शुरू होगा वो क्या वर्ड से शुरू होगा, क्या वर्ड से, ठीक है, या तो क्वेश्चंस के जवाब हां या ना में दिए जाएं, यस और नो में दिए जाएं, या जो क्वेश्चन शुरू होगा वो क्या वर्ड से शुरू होगा, हिंदी में, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं हिंदी में, अगर मैं सेंटेंस बोलूं क्या वह जाता है, तो अब इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये इंटरोगेटिव है। अब क्या वर्ड से शुरू हो रहा है, तो ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। ऐसे सेंटेंसेस हमेशा ट्रांसलेशन में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर बनते हैं, यानी कि मुझे हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखनी होगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इंग्लिश का कोई और अदर सेंटेंस बोलूं, तो मैं ये सेंटेंस बोल सकता हूं कि इज राम डूइंग हिज वर्क, तो यहां इज से शुरू हो रहा है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, तो ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो गया। अब ऐसे सेंटेंसों का यदि हम आंसर निकालें, जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला था क्या वह जा रहा है, तो इसमें क्या है कि इसमें हाँ या ना में आप जवाब दोगे, हाँ वह जा रहा है, या ना वह नहीं जा रहा है। सेंटेंस में इज राम डूइंग हिज वर्क में क्या राम अपना कार्य कर रहा है, तो इसमें आप केवल इतना ही जवाब दोगे कि हाँ कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या होता है कि आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, इसमें आपको कुछ और जवाब देना होता है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे कि आप कहाँ रहते हो, तो आपको यहां पर जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। क्या आप ये कहोगे कि आपसे कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, कि हाँ मैं रहता हूं, वो पूछ रहा है कहाँ रहते हो, तो कहाँ जो वर्ड है इसकी इंग्लिश होती है वेयर, और ये क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो इसलिए सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हो गया। आप इसका जवाब अपने जगह का नाम, प्लेस का नाम लेके बताओगे कि मैं दिल्ली रहता हूं, मैं हरियाणा रहता हूं, इस तरीके से। समझ पा रहे हैं आप? तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव भी आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं इंग्लिश में, वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, इस तरीके से सेंटेंस जो होते हैं वो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होते हैं। अब मैं डिफरेंस क्रिएट करना सिखाऊंगा आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस में, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए शुरू करते हैं। अगर कोई आप ऐसा सेंटेंस देख लें जिसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हो। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वह होता है जो कार्य कर रहा होता है, सेंटेंस में जो कार्य करेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रही हो, वर्ब जिस कार्य को वो कर रहा है। ठीक है, तो वर्ब अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं, बाकी एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। समझ पा रहे हैं आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट की यही पहचान है कि वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उसमें एस या ईएस भी लगा आ सकता है और ना भी आ सकता है। ठीक है ना, वो अलग बात है, वो मैं आपको जब ट्रांसलेशन सिखाऊंगा जब बताऊंगा। और यदि सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के जस्ट बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के जस्ट बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो आप क्रिएट कर लोगे, यदि आप कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं और वहां पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी आई, तो आप तुरंत पहचान लो कि तो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो आपके माइंड में क्या है, एक इमेज बन जाएगी कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट की बात कर रहा है। जो हमसे यहाँ राइटर कहना चाह रहा है वो पास्ट का कोई चीज, कोई इंसिडेंस पास्ट का बताना चाह रहा है। अब आप समझ पा रहे हैं? अब नेक्स्ट, तो उससे पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल भी दे देता हूं। आई टेल ए स्टोरी, तो आप यहां देख रहे हैं आई टेल ए स्टोरी, टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। और यदि मैं लिखूं सीता राइट्स ए लेटर, तो सीता सब्जेक्ट और राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और देखो राइट में एस भी लगा रहा है। अब ये किस तरीके से रूल होता है वो मैं ट्रांसलेशन में सिखाऊंगा। तो यहाँ सीता के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसलिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर मैं लिखूं आई हेल्प्ड माई फ्रेंड
आई हेल्प्ड माई फ्रेंड, देखो हेल्प की सेकेंड फॉर्म होती है हेल्प्ड, HELPED, तो ये सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आई है, इसीलिए ये सिंपल पास्ट का है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। अब आपको क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। देखो यदि हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड आ जाए, यानी कि डी फैमिली से आ जाए, देखो सबके आगे डी डी लगा रहे हैं, ये डी फैमिली से हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड आ जाए, डी फैमिली वाली हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो वो भी इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। डू और डज हमेशा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, और डिड हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट में आता है हेल्पिंग वर्ब। तो डी वाली जो फैमिली है, डी फैमिली के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इंडेफिनिट में आते हैं। और फ्यूचर में किसी भी तरीके की हेल्पिंग वर्ब जो है विल या सेल तो आना ही आना है, फ्यूचर में विल या सेल तो आना ही आना है। यदि आपको फ्यूचर का आइडेंटिफाई तो एक यही रख लीजिए कि इंग्लिश में विल या सेल तो फ्यूचर में आएगा ही आएगा, ठीक है, विल या सेल। और फ्यूचर के अन्य सेंटेंसेस भी होते हैं, उनमें कहीं वुड वगैरह इस तरीके से भी यूज हो जाते हैं, तो वो बात अलग रही, लेकिन विल और शैल तो आएगा ही आएगा। यदि आप विल और शैल देख रहे हैं तो आप ये क्लियर कर ले कि वो फ्यूचर का है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करूं तो इसमें केवल सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आएगा और उसके बाद वर्ब आएगी, तो यानी कि विल या शैल आया तो फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आगे चलते हैं। यदि आप सेंटेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लें, वर्ब की थर्ड फॉर्म या आपको यूज करनी हो या आपको एरर बतानी हो, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट सेंटेंसेस में आती है। परफेक्ट में जो परफेक्ट सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और हेल्पिंग वर्ब अगर आपसे पूछ ले तो हैज, हैव, हैड, यानी कि एच फैमिली वाले हेल्पिंग वर्ब आते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव आएगा और पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा। तो आप पूछोगे फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, उसमें तो विल और सेल आएगा ही आएगा, उसके साथ हैव वर्ड आएगा, हैव, HAVE। तो हैव वर्ड यदि आप विल और सेल के साथ देख लो तो विल और सेल बता रहा है मैं फ्यूचर का हूं, हैव बता रहा है मैं परफेक्ट का हूं, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। और हैज और हैव और हैड, हैज हैव बता रहे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट, केवल हैज हैव आ जाए, और हैड बता रहा है कि मैं पास्ट परफेक्ट। अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है कि इज MR वाज वर, यदि ये आ जाए तो इज MR हमेशा किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, और वाज वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। हमेशा की नहीं कह रहा मैं, लेकिन इनके साथ ING लगी आ जाए, देखो वर्ब फर्स्ट में ING लगी आ जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस में ही आती है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में वर्ब फर्स्ट में ING लगी आएगी, ये बताता है कि काम जारी है, काम कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो ING फॉर्म यदि वर्ब की आ जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस की होती है। तो कंटिन्यूअस का आप समझ में आ गया। इज MR और वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आपको बताएगी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको बताएगी ये पास्ट कंटिन्यूअस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और विल और सेल तो आएंगे ही आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में, उसके साथ एक वर्ड आएगा बी लिखा हुआ, बी का मतलब होता है होना। तो कार्य जब हो रहा होगा तो ये बी बताएगा कि कार्य जारी है, और वर्ब फर्स्ट में ING लेगी आएगी। तो विल और सेल और बी और ING आपको बताता है कंटिन्यूअस है, यानी कि आपकी पहचान ये होगी कि वर्ब फर्स्ट में ING लेगी आए तो हो सकता है कि वो कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो, आप पहचाने। अब बात आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यहां परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, तो इसे कैसे पहचानेंगे। देखो वही रूल, कंटिन्यूअस बता रहा है वर्ब फर्स्ट में ING आएगी, ठीक है, और परफेक्ट बता रहा है कि कुछ समय से चल रहा है, तो ये भी अपना वर्ब थर्ड तोड़ेगा, तो ये वर्ब थर्ड छोड़ेगा तो बीन लिखाएगा, बीन, BEEN, बीन, इस तरीके से। लेकिन इसमें एक और सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें टाइम दिया होता है, तो सिंस और फॉर लगा के यदि टाइम दिया हो तो ऐसे सेंटेंसेस परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं। अब मैं आपको मिक्स सेंटेंस बोलूंगा और उन सेंटेंस में हम पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किसका है। तो चलो शुरू करते हैं। आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो देखो इसमें डिड आ गया, और मैंने आपको बताया था डिड केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सी नेवर टोल्ड ए लाई, अब आप कहेंगे सर इसमें तो नेवर आ रहा है, और सी के बाद सी तो इसमें क्या है कि इसमें सब्जेक्ट है, और इसके बाद तो आप सेकंड फॉर्म नहीं आ रही है, लेकिन देखो जरा यहाँ सेकंड फॉर्म टोल्ड भी दिया है, ठीक है ना, तो ये सी के बाद ही आ रहा है टोल्ड, तो इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको समझ में आया। मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा हूं आपके सामने। वाज राम सिंगिंग ए सॉन्ग, देखो इसमें वाज लिखा रहा है, और देखो इसमें वर्ब फर्स्ट में सिंग में ING लगी आ रही है, तो सब सिंग में ING लगी आए तो मैंने बताया आपको कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है वो, तो ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इतना तो पता पड़ गया। और वाज बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अगर मैं बोलूं व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली, तो व्हेन से शुरू हो रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी हमें जानना है, पहचानना। तो देखो डिड लिखा रहा है, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हैं। यदि मैं सेंटेंस बोलूं डिड
यू टेल दैट यू हैड ऑलरेडी ईटन फूड। तो देखो यहाँ पे आप कहोगे डिड भी लिखा आ रहा है और हैड भी लिखा आ रहा है, तो हम कैसे पहचाने? तो मेन सब्जेक्ट मेन सेंटेंस है यहाँ पे यू हैड ऑलरेडी ईटन फूड। बाकी मैं आपको जब ट्रांसलेशन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं और अच्छे से। तो हैड लिखा आ रहा है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट का। अब आपको समझ में आ गया पास्ट परफेक्ट का कैसे। इसका जब आप सेंस देखोगे तो ये आएगा क्या आपने बता दिया था कि आपने पहले ही खाना खा लिया था। तो खा लिया था, खाना काम हो चुका था, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट का है। अगर मैं बात करूं सीता विल राइट ए लेटर, देखो यहाँ पे विल केवल विल लिखा आ रहा है, उसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब आपको क्लियर हो रहा है। यदि मैं बोलूं विल मोहन बी राइटिंग ए लेटर, तो देखो यहाँ बी लिखा आया, विल के साथ बी आ रहा है, ठीक है, और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आ रही है, तो वर्ब फर्स्ट में आईएनजी बता रही है कॉन्टिन्यूअस है, और विल के साथ बी लगता है कॉन्टिन्यूअस में, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। विल बता रहा है फ्यूचर का है। अगर मैं बोलूं मोहन विल हैव गोन टू स्कूल, तो देखो मोहन विल हैव आ गया ना, विल विल बता रहा है आपका फ्यूचर और हैव बता रहा है आपका परफेक्ट, तो विल हैव आ गया साथ में, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस। नेक्स्ट, सीता विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, तो देखो यहाँ कुकिंग कुकिंग उठाओ, तो कुक में आईएनजी लगा रहा है तो कंटिन्यूअस, और देखो हैव भी लगा रहा है, विल हैव लगा रहा है तो परफेक्ट, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, और देखो विल बता रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और देखो यहाँ पे फॉर एन आवर लगा रहा है, तो ये भी बता रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो आई होप इस तरीके से आप पहचान पाएंगे सभी सेंटेंसेस को। अगर आपको किसी में भी और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये किसका सेंटेंस है, और मैं आपको जल्द ही ट्रांसलेशन सिखाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।